अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज के प्रोग्राम में कराची में चंद दिन पहले पेश आए वाक़े जिसमें अनमोल नाम की एक खातून की अदालत में चलते फिरते की वीडियो वायरल हुई, बहुत से तबसरे हुए और बहुत सी खबरें और तजज़िये मुख्तलिफ प्रोग्राम टीवी टॉक शो में पेश किए गए कि अनमोल एक मुंशियात फरोश गैंग की सरबराह है। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। मुझे बुनियादी तौर पर अपने सहाफ़ती कैरियर में ड्रग्स के इस तरह के काम और बिजनेस करने के हवाले से मुख्तलिफ मुशाहिदात का मौका मिला। मैं चंद अहम हकीकतें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कौन लोग, कितने ताकतवर लोग जो हैं वो इस कारोबार के पीछे होते हैं, और क्या अनमोल नामी खातून का कोई नेटवर्क हो सकता है या वो वाकयातन इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा हो सकता है, या अगर अनमोल वाकई इन सारे मामलात में मुलव्वस थी तो अब क्या हुआ कि वो पकड़ी गई, क्योंकि ड्रग का कारोबार करने वाले पाकिस्तान जैसे मुल्क में कभी नहीं पकड़े जा सकते। लेकिन मैं गुफ्तगू का आगाज कुछ इस तरीके से करूंगा कि एक मर्तबा एक छोटा सा वाकया जो शायद मैं पहले भी सुना चुका हूँ, कि एक मर्तबा कुछ दोस्तों की महफिल में बैठी एक बात हो रही थी, और एक दोस्त जो कि पंजाब के किसी इलाके से, अंदरून पंजाब के किसी इलाके से सफ़र करके इस्लामाबाद आ रहे थे, और वो शिकवा कर रहे थे, रो रहे थे एक तरह से कि किस तरीके से फोर्स्ड सेलिंग होती है मोटरवे के बाद पॉइंट्स पे, रेस्ट एरियाज पे, जहाँ पे लोग मजबूर सफ़र से थक कर या किसी भी वजह से फ्रेश होने के लिए रुकते हैं, और वहाँ पर जो सेलिंग होती है, जो होटल्स हैं या जो चीज़ें मौजूद होती हैं, उनकी क्वालिटी के बारे में और उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत के बारे में, बहुत महंगी कीमत होने के हवाले से। तो मैंने तीन चार दोस्तों में बैठे ये बात कह दी कि देखें, ये तो होगा जब आप फौज को इस तरीके से अपने ऊपर कब्जा करने का मौका देंगे कि वो हर चीज़ के ऊपर गासिब हो जाए, तो जो ताकत होती है वो तो फिर कभी भी नहीं रुकती, और वो जितनी ताकत हो आप उतना ज़्यादा लूट मार करने की कोशिश करते हैं, जितना खा सकें, जितना नोच सकें, जितना गोश्त नोच लें, हड्डियाँ तक आप जो है वो खाने की कोशिश करते हैं। ताकत का तो फिर यही निज़ाम होता है, और जहाँ आइन और कानून की हुक्मरानी और अमलदारी ना हो तो फिर ऐसे ही होता है। वो साहब अगरचा मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो मेरे कमेंट पर गुस्सा कर गए और उन्होंने कहा कि हद होती है, तुम हर बात के अंदर जहां पे भी कोई माली बददियानती या पाकिस्तान के वसाइल की चोरी की बात हो, तुम फौज को बीच में लेके आ जाते हो। हम मानते हैं कि फौज गलत कर रही है, फौज फला सियासत में काम जो है वो गलत कर रही है, और फौज के चंद जो कारोबारी मंसूबे हैं वो गलत हैं, लेकिन अब ये तो नहीं कि फौजी इतने भी चोर नहीं है कि सारे जर्नेल मिलके अब जितने भी रेस्ट एरियाज में जो जहां पे फोर्स्ड सेलिंग की जाती है इसके ऊपर भी कब्जा कर लें। ये यकीनी तौर पे चंद सियासतदान भी मुलव्वस होंगे, उनका भी शेयर होगा, वो ही कर रहे होंगे, और ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारा कुछ जो है वो GHQ रावलपिंडी से कंट्रोल हो रहा हो। अब मुझे उनकी बात का साफ ज़ाहिर है कि अब दोस्त से मैं उसका गुस्सा तो नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने वही किया जो मेरा काम है बतौर सहाफ़ी। मैंने उनको पहले वो पूरा निज़ाम समझाया कि किस तरीके से NHA काम करता है, NHA के आगे मामलात कैसे होते हैं, NHA कॉन्ट्रैक्ट कैसे देता है, FWO का माजी में क्या रोल रहा। FWO जो फ़ौज का अदारा है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जिसको आगे लाया गया और बाकी तमाम कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया गया, और FWO के बनाए हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो पुल बनाते हैं या सड़कें बनाते हैं, उनका जो हशर होता है, जो हाल होता है, वो भी आप देखते हैं कि चंद चंद महीनों के अंदर बड़े बड़े पुल गिरने के वाकयात हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होते। ये बात ख्याल कीजिएगा, ये बड़ी अहम बात है। इस तरीके से किसी बड़े पुल का, किसी ब्रिज का गिर जाना, आपको अफ्रीका में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी कि बनने के चंद दिनों के बाद वो कोलैप्स कर जाए। खैर, तो मैं उनसे वो डिस्कस करते हुए मैंने उनको बताया, उनको फिर मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ साबित किया कि ये जितने भी रेस्ट एरियाज हैं, ये चाहे कोई प्राइवेट कंपनी चला रही है, लेकिन मैंने उनको बताया कि इतना भी आप नहीं छुपा सकते पाकिस्तान के अंदर, उस सिस्टम के अंदर, उस सारा कुछ को, कि किस तरीके से वो कंपनी जो है वो पीछे से पाकिस्तान फौज के जर्नेलों की ही कंपनियां हैं, कि जो उन रेस्ट एरियाज का भी ठेका उनके पास है, और वो इस चीज़, अच्छा ये वाली चीज़ें भी उन्होंने लिखी हुई हैं कि वो रेट ज़्यादा होगा या इतना ज़्यादा होगा, और उसके ऊपर कोई भी कंप्लेंट जो है वो कोई भी इंटरटेन तक नहीं कर सकता। ये मैंने उनको सारी बात दस्तावेजी शवाहिद की सूरत में दिखाई कि भाई, अगर मैं 5 बातें फौज के बारे में करूंगा
कि ये यहाँ पे चोरी कर रहे हैं, यहाँ पे लूटमार कर रहे हैं, यहाँ से पैसा लेके पाकिस्तान से फरार हो रहे हैं, ये यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं और यहाँ से पैसा निकाल के ये अमेरिका में, यूरोप में जायदादें बना रहे हैं, और एक बात मैं गलत कर दूंगा तो लोग उसी बात को पकड़ लेंगे कि देखें इसकी ये बात गलत थी और ये गलत बात करता है। मैंने कहा सहाफ़ी तो वही होता है कि जो फैक्ट सामने आए उनकी जांच पड़ताल करे और रिपोर्ट कर दे। इंसान है, गलती हो जाती है, जैसे ही गलती हो फौरन मान ले कि इस काम में ये वाली चीज जो थी वो गलत थी। दुरुस्त सूरत हाल ये है। वो शख्स गैर सहाफ़ी होता है, वो शख्स सहाफ़ी नहीं होता जो एक बात कर दे किसी भी इशू के ऊपर और फिर अड़ जाए कि नहीं गल एंजी है, और चाहे वो चीज गलत साबित हो जाए, वो अड़ा रहे नहीं इसकी ये बस खबर है, आप सहाफ़ी हैं, आप खबर कर रहे हैं, आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप दयानतदारी के साथ फैक्ट्स को असरटेन करें, लोगों के सामने पेश करें, कभी वो नहीं हो सकते, तो यही बात है। लेकिन मैंने उनको बताया कि ये जितने रेस्ट एरियाज होते हैं ये बुनियादी तौर पर फौज खुद चलाती है, बराह रास्त चलाती है। आप देखें कि कितनी कितनी महंगी चीजें, कोई एक पानी की बोतल एक प्राइस है उसकी नॉर्मल मार्केट के अंदर, आपको वो दुगना से भी ज्यादा मिल रही होती है, और सिर्फ साफ ज़ाहिर है ये फौज का एक टैक्स है जो लोगों से वसूल किया जाता है और बहुत ही अफसोसनाक है। मैंने ये बात आपको इसलिए बताई कि मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं कि जो ड्रग का बिजनेस है ये क्या है, ये किस तरह से होता है, और इसके ऊपर किसका कंट्रोल होता है। ये सिर्फ समझने की बात है, अगर आप गौर करेंगे तो आपको इस बात की समझ आएगी। दो ऐसे मामले हैं जो सोसाइटी के अंदर हो रहे होते हैं, खुसूसन हमारे एशियन सोसाइटीज़ के अंदर, जिसको हुकूमतें अगर सिंसियरिटी के साथ चाहें, नेक नियति के साथ चाहें तो वो ख़त्म कर सकती हैं। उनमें से एक तो भीख का कारोबार है, भकारी, जो मुख्तलिफ आपको चौकों चौराहों में नज़र आते हैं, जिनमें से बहुत ही कम, कोई आप कह रहे हैं 10% 15% वो लोग ज़रूर हो सकते हैं जो अपने हालात से तंग आके, फाका कच्ची से तंग आके हाथ फैलाने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग काम करते हैं ऑन ग्राउंड वो जानते हैं कि तकरीबन 80 से 85% जो ये लोग होते हैं ये मुनज़्ज़म ग्रोहों के हिस्से का हिस्सा होते हैं, और वो जो ग्रोह हैं उनके ठेकेदार होते हैं, और वो जो ठेकेदार होते हैं वो फिर मुतलका जो पुलिस स्टेशन है उसको वो एक मंथली दे रहे होते हैं, एक पैसा दे रहे होते हैं, और वो पैसा जो है वो फिर साफ ज़ाहिर है वो जिस सचिव ने अपॉइंटमेंट करवाई है अपनी, उसने जिसने अपॉइंटमेंट कराई है उसको देना होता है, जो आपका ISI का सेक्टर कमांडर के जरिए अगर हुई है उसको देना होता है, कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है उसको देना होता है, और ये फिर आगे तक वो सर्कल चलता है जो SP के ऑफिस तक जाता है और फिर वज़ीर आला के किसी भी सूबे में उस ऑफिस तक जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं मतलब इस हवाले से कि जो तमाम जो मैंने नाम लिए हैं वो इन्वॉल्व हो सकता है कि चंद उसमें से कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हों, लेकिन वो एक निज़ाम है जो चल रहा है। जब लोग तनकीद करते हैं नाम नहाद ये लिखने वाले और कोई इस तरह की बात के, इन बेगर्स को अगर आप थोड़ी सी ट्रेनिंग दे के सोसाइटी का हिस्सा बनाएं तो ये ना सिर्फ बाइज़्ज़त शहरी बन सकते हैं बल्कि इकॉनमी को आगे लेके चलेंगे। इस तरीके से तो ये उस निज़ाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब ये वाली चीज़ जो है ये कभी भी आपको पता है कि नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल कुछ किए बगैर सिर्फ चंद लोगों को बिठा के जो किसी भी वजह से कमज़ोर या लागर होते हैं या जहनी तौर पे लागर होते हैं, आप बहुत बड़ी रकम बना लेते हैं। इसी तरीके से ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है, ड्रग्स का बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि ड्रग्स के ज़रिए आप लोगों को नशे की आदत में मुब्तला करते हैं, और फिर वो नशे की आदत में मुब्तला शख्स, और नशे मुख्तलिफ किस्म के हैं ऑब्वियसली, अब उसमें हेरोइन जैसे ख़तरनाक और आइस जैसे ख़तरनाक नशे भी हैं, उसमें कोकेन वाली चीज़ भी है, उसमें हशीश भी है, चर्स हम कहते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। इस हवाले से और साफ ज़रा अल्कोहल और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर ड्रग्स के अंदर कंसीडर होती हैं। अब आप किसी भी बंदे को आप अल्कोहल को अगर छोड़ दें और जो बाकी ड्रग्स के मैंने नाम लिए हैं उस नशे में लगा दें, तो वो बंदा जो है वो किसी भी तरीके से अपने घर से चोरी करके अपने घर का सामान बेच के, जिस तरह हमारे बाद हुक्मरान रेयर अर्थ मिनरल्स सोचने की बात कर रहे हैं और साफ़ी बैठ के तालियां बजाते हैं कि जी पैसा आ रहा है, तो वो इस सारे निज़ाम के अंदर ये मुमकिन होता है उनके लिए, जो भी लोग इस हैं कि वो बहुत बड़े प्रॉफिट्स बनाते हैं, बहुत ही कम एक्टिव बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं जो असूल के अंदर कानून के अंदर रह के बिजनेस करते हैं और बड़ा पैसा बनाते हैं, बड़ा अच्छा कामयाब भी होते हैं। बाद लोग साफ ज़ाहिर है कि वो शॉर्टकट्स लेते हैं, और उन शॉर्टकट्स में यही तरीका होता है कि आप ड्रग के बिजनेस में आ जाएं। ड्रग के बिजनेस में भी आप पुलिस को और वो तमाम जो लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं वो उसमें उनको आप हिस्सा देते हैं, और ये साफ ज़ाहिर है कि
और ये ऐसा बिजनेस है, मतलब मैंने मिसाल जो देना चाह रहा था आपको, कि जिसको बहुत आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। मतलब लेबर जो जो बेगर्स हैं, उनको आप अगर किसी भी चौक चौराहे के ऊपर आप फॉलो करें, आप मतलब फॉलो करने पे आए तो क्या क्या फॉलो कर लेते हैं आप समझ रहे होंगे। तो आप फॉलो करें और पता लग जाएगा आपको, एक बड़े शहर के अंदर कम से कम कोई 400-500 लोगों की फोर्स हो आपकी, आप उनके ज़रिए पता करवा सकते हैं कि ये कौन कौन से गैंग के साथ काम कर रहे हैं, और आप उसको डिसमेंटल कर सकते हैं और उन तमाम लोगों को किसी दारुल अमान में भेज के उनकी तरबियत करके उनको किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा बनेगा तो वो जो काम करेंगे उसमें अगर वो टैक्स देंगे भी सही तो वो टैक्स पेयर मनी में हुकूमत में जाएगा। जबकि जब वो बैगिंग कर रहे हैं तो वो जो हिस्सा है वो फिर एक जो अनऑफिशियल जो एक आप कह लें कि जो ब्लैक इकोनॉमी है, वो पैसा फिर वो चंद मखसूस लोगों को जा रहा होता है। सेम हैपन्स इन द ड्रग्स इशू, कि ड्रग्स के अंदर भी इसी तरीके से होता है। अब ड्रग में आप किसी भी नशे को पकड़ें, 2 थप्पड़ मारे, वो आपको बता देगा फलां जगह से ली है, उसको जाके पकड़े, उसको 2 थप्पड़ मारे, मादरत के साथ मुझे ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे, थप्पड़ मारे मतलब जो भी तहकीक का या तफ्तीश का तरीका है जो अपनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, ड्रग्स के ऊपर तो ऐसे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, पूछने के बाद गोली भी मार देते हैं। इतना खौफनाक और ख़तरनाक ये काम होता है। हमारे अंदर बताया गया पाकिस्तान के अंदर, ख़ुसूसन मौलवियों के ज़रिए, ये बात याद रखिएगा कि जी ये तो सीआईए भी ड्रग्स के कारोबार में है, फ़लाँ मुल्क भी करता है। ये बेसिकली ज़हन साजी थी कि अगर हमारे लोग जो हैं दिफा से मुतल्लिक जो फ़ौज या आईएसआई है, अगर वो ड्रग का काम कर रहे हैं, ये कोई भैड़ी गल नहीं है, सारे करते हैं। हालांकि वो बिल्कुल डिफरेंट बात है, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात है। अब मसला ये था कि ये सारा निज़ाम चलता है और पैसे बनते थे ड्रग्स के कारोबार से। लेकिन अब जो सिविलियन अदारे थे, साहब ज़रा ड्रग्स कंट्रोल के लिए रेगुलेशंस बनी, यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क और इदारे बने, एग्रीमेंट्स हुए, उन पे उनके मेंबर बने, ममालिक जो हैं उसके ऊपर उनकी अमल दरामद उसके लिए ज़रूरी था। उस हवाले से मुल्कों के अंदर जो है वो सिविलियन सेटअप्स बने इसको रोकने के लिए। वो जो सेटअप्स बने उनके अंदर 2 नंबर लोग भी होते हैं और बाद औक़ात कोई अच्छा अफसर भी आ जाता है। पुलिस के अंदर भी ऐसा ही होता है ना, बाद कोई ईमानदार अफसर आ जाता है, वो आके चैलेंज कर देता है कि ये गलत चीज़ हो रही है, ये मैंने नहीं होने देनी। अब यही नारकोटिक्स के अंदर भी होता था पाकिस्तान में। इस मसले को हल करने के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का क्या अमल में लाया गया, ताकि जो ड्रग्स का बिजनेस है वो प्रॉपर तरीके से एक कंट्रोल्ड फैशन में, जहां जहां कंट्रोल करना है वहां कंट्रोल कर लिया जाए, जहां जहां अलाउ करना है वहां पे अलाउ कर दिया जाए। ये अमल में लाया गया। इनका मुकम्मल तौर पे काम ये था कि इन्होंने जो भी सिस्टम है उसको स्ट्रीमलाइन रखना है। जैसा कि मैंने आपको अर्ज किया कि बड़े बड़े जो गैंग्स होते हैं, क्रिमिनल गैंग्स होते हैं, वो चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं, कत्ल करते हैं, हर तरह की कार्रवाई करते हैं। उनको पकड़ना, ट्रेस करना बाज़ बड़ा मुश्किल होता है। बाज़ जैसे जैसे हाईटेक आता है इदारों के अंदर, वैसे वैसे मुजरम भी हाईटेक होते चले जाते हैं। चंद ऐसी चीज़ें हैं, मैंने ये मिसाल मैं रिपीट कर रहा हूँ मादरत इस चीज़ के लिए, कि 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कोई मसला ही नहीं है। मतलब जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी बैगिंग की या ड्रग ट्रैफिकिंग, किसी भी मुल्क के अंदर ऐसे 5 मिनट में काम हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि फौज के रेगुलर अफसरों पे मुश्तमिल है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो फौज का रेगुलर अदारा है, फौज के अंदर काम करने वाला अदारा है। ओके, मेरा तो नहीं पता फलाने लाच लिखे इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है, वो जो भी है वो छोड़ दें। बहुत कुछ इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है, बहुत कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, बहुत कुछ फॉरेन ऑफिस के अंदर है। ये हमें और आपको पता है कि बाद इदारे मुकम्मल कंट्रोल के साथ कौन चलाता है। तो एएनएफ मुकम्मल तौर पे उसमें एक रेगुलर जनरल बैठता है, नीचे एक अफसर उन्होंने अपने डायरेक्ट भर्ती भी किए होते हैं, लेकिन वो सिर्फ फुट सोल्जर होते हैं। असल काम वही रेगुलर जो फौज से आए हुए सर्विंग ऑफिसर, ख्याल कीजिएगा रिटायर को भी नहीं रखते, वो चला रहे होते हैं। अब और ये मामलात जो हैं उनको फिर ताकि वो सिविलियन डोमेन के अंदर जो बासूल टाइप लोग आ जाते हैं उनसे बचने के लिए ये मैकेनिज्म लाया गया। अपने ही बच्चों की रगों में जहर घोलने का ये काम सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए ये एक प्रॉपर एक उसके साथ किया जाता है। यहाँ तक सूरत हाल है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं जो फ़ौज के साथ अलाइंड थे वो इस तरह के कारोबारों में मुलव्वस रहे, उनके नाम सामने आते रहे। हाल ही में पिछले दिनों में बलूचिस्तान के एक पॉलिटिशियन थे, एक सियासतदान थे, उनका नाम बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन में आया। यहाँ तक कि सहाफ़ी साजिद बलोच जो हैं जो स्वीडन में मारे गए कुछ साल पहले, उनके बारे में भी यही आता है कि वो उसी जो बलोच जो पॉलिटिशियन है उनके बारे में और उनके नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क के बारे में, ड्रग के बारे में मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे थे। और इन्हीं से मुतअस्सिर लोगों ने उनकी जो है ज़िंदगी का ख़ात्मा किया स्वीडन के अंदर। अब बात ये
कि ये जो बलोच पॉलिटिशियन का मैं हवाला दे रहा हूँ, ये वो साहब हैं जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के बहुत करीब हैं, इतना करीब हैं कि मुख्तलिफ फंक्शन में जनरल कमर जवेद बाजवा के साथ देखे जाते थे। जो टॉप के, दुनिया के टॉप के लोगों में उनका नाम आता है, इन्वेस्टिगेशन में नाम आया हुआ है, लेकिन हमने उनको छुपा के रखा हुआ है। दो दो शनाख्ती कार्ड उनके बने हुए हैं, नादरा के और क्या क्या, लेकिन वो नेशनल एसेट हैं। और भी बड़े नेशनल एसेट हैं, आपको पता है, कराची में बैठे हुए हैं इधर उधर, जिनको छुपा के रखते हैं और नहीं बताते। और दुनिया को चूंकि पाकिस्तान की और पाकिस्तानी फ़ौज की उस रीजन में अपने मफादात के लिए ज़रूरत होती है, तो दुनिया या ताकतवर ममालिक जो हैं वो एक हद से आगे नहीं जाते। बहरहाल, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ ताकि मैं फिर अनमोल के ऊपर आ सकूँ, अनमोल वाले केस के ऊपर आ सकूँ, और मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बता सकूँ, ये बता सकूँ कि हमने ये सब बात क्यों की है। मैं कोशिश करूँगा, ये मैं 5-6 खबरें तरतीब से आपके सामने रख रहा हूँ। मैं इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। मुझे याद है मैं जब भी ये कहता हूँ मैं नहीं देता, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा दूंगा, और इनमें से चंद चीज़ें मैं शायद आपको स्क्रीन पर दिखा भी सकूँ। ये आपके सामने 2012 की खबर है, और ये एक्सप्रेस ट्राइब्यून की, हमारे अपने अखबार की खबर है। ये कह रही है कि 234 किलोग्राम ऑफ हेरोइन सीज्ड इन कंटेनर एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान टू यूके। यूके में कंटेनर जो है वो पकड़ा गया है। 9 सस्पेक्ट जो है इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल उसके अंदर इन्वॉल्व होने का खतरा है, और ये वहाँ पे पकड़ा गया है। डॉन अखबार की 2012 की ही रिपोर्ट है कि ओवर 200 टन्स ऑफ हेरोइन इज स्मगल्ड वाई पाकिस्तान ए ईयर। पाकिस्तान के ज़रिए तकरीबन 200 टन जो है हेरोइन वो स्मगल होती है। मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। बहुत डिटेल रिपोर्ट है डॉन की, जुलाई 5 2012 में छपी। इसी तरीके से सितंबर 4 2012 में ही एक स्पेशल रिपोर्ट छापी राइटर्स ने, और ये रिपोर्ट है स्पेशल रिपोर्ट मर्डर स्पॉटलाइट पाकिस्तान हेरोइन किंग पिन। अब ये जो रिपोर्ट है ये भी मैंने देखी, और इसमें आप इस लिंक पे जाके पढ़िएगा। मैं सिर्फ आपके सामने 2 पैरे पढ़ूंगा। वन नाइट इन मार्च पुलिस फाउंड अ बॉडी slumped in the back of the black Toyota parked in an affluent district of Karachi, Pakistan's commercial capital. The man, a prominent public servant named Abdur Rahman Dashti, had been shot in the face. His watch, his ring, and the money was gone. Not far away, servants scrubbed blood from the driveway of an imposing house belonging to Imam Bhil, a businessman from the southwestern province of Balochistan. Camera's crew rushed to the scene, and Deputy Inspector General Shokat Ali Shah named the suspected killer Bhil himself. ये इमाम भील जो हैं, इनका मैं जिक्र कर रहा था, बलूचिस्तान के, जो कि जिनका नाम बहुत सारी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन में आया कनेक्शन के हवाले से, और आप इनको पाकिस्तान आर्मी के टॉप ऑफिसर्स के साथ बैठता देखते थे। टॉप ऑफिसर से मुराद मैं कोई ब्रिगेडियर, मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल नहीं, आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ। हम देखते हैं, अगर आप अब अपनी स्क्रीन पे देख सकें, राइटर्स की स्टोरी है, और ये 2015 की स्टोरी है, अप्रैल 21 की। इंडिया सीज 200 किलोग्राम हेरोइन शिपमेंट ऑन अ पाकिस्तानी बोट। समुंदर के अंदर जो है हेरोइन ले जाने की कोशिश की जा रही थी, तो जो इंडियन जो वहाँ पे गुजरी उस हद में से, तो उन्होंने रोक के उसमें से ये बरामद की। मैं आपको एक्सप्रेस ट्राइब्यून की 2017 की ये खबर दिखा रहा हूँ। 7 ब्रिटिश पाकिस्तानी ड्रग ट्रैफिकर्स जेल for nearly 140 years in the UK. They were convicted of conspiracy to import 165 grams of heroin worth 19 million pound into UK from Pakistan. आपको भी बात समझ आएगी मैं आपको किस तरफ लेके जा रहा हूँ। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ 2019 का NCA, नेशनल क्राइम एजेंसी। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं NCA क्या है, नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की क्या है। इसमें आप देख रहे होंगे 10 जुलाई 2019 की प्रेस रिलीज है। नॉक्ड आउट ड्रग ट्रैफिकर्स कन्विक्टेड ऑफ इंपोर्टिंग हेरोइन इन बॉक्सेस इन बॉक्सिंग ग्लव्स। जो बॉक्सिंग के लिए गर्ल्स होते हैं उसके अंदर हेरोइन ये पाकिस्तान से लाके, और ये इसकी भी मिलियन पाउंड से ऊपर कीमत इसको वो किया जा रहा था। आप आपके सामने राइटर्स की खबर देख रहे होंगे, ये बहुत अहम है, और ज़रा गौर से आप देखिएगा। मैं आपके सामने जो है वो इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स रह गए हैं, और फिर हम अपनी गुफ्तगू में आगे चलते हैं। ये ज़रा गौर से देखिएगा। वो कह रहा है कि डिस्कवर्स ह्यूज हेरोइन haul hidden in the shipment of the bath towels.
जो बाथ टावल्स हैं पाकिस्तान में बहुत बड़ी, को पता है कि जो हमारी फैब्रिक्स की जो है टेक्सटाइल साइड पे हमारी इंपोर्ट्स होती हैं, तो ये पाकिस्तान से एक शिपमेंट चली थी। इस बारे में ये कह रहे हैं, अगर आप देखें राइटर्स की खबर को, पुलिस हैव मेड द लार्जेस्ट एवर, अल्फाज का इस्तेमाल देखें, लार्जेस्ट एवर सीजर ऑफ हेरोइन इन ब्रिटेन आफ्टर डिस्कवरिंग ड्रग्स विद अ स्ट्रीट वैल्यू ऑफ ओवर 120 मिलियन पाउंड हिडन इन अ शिपमेंट ऑफ टॉवल्स एंड बाथरोब्स, टॉवल्स ऑफ बाथरोब्स जो होते हैं उसकी एक शिपमेंट है, मतलब इस तरह से चली है। द हॉल वॉज डिस्कवर्ड ऑन अ कंटेनर शिप दैट डॉक्ड लास्ट वीक इन द ईस्टर्न इंग्लैंड पोर्ट। दिस इज अ record heroin seizure in the UK and one of the largest ever in Europe। ये आपने देख लिया। अब इसी हवाले से इसकी तारीख देख लीजिएगा, सितंबर 4 2019 बीबीसी ने जो रिपोर्ट किया सितंबर 3 2019 को, हेरोइन वर्थ 120 मिलियन फाउंड एट फ्लेक्सटो इन द यूकेज बिगेस्ट हॉल। अब ये फ्लेक्सटो जो पकड़ी गई, अब वो बता रहा है कि नियरली 1.3 टन्स ऑफ हेरोइन, पहले तो मैं आपको चंद 100 किलोग्राम बता रहा था, 1.3 टन्स ऑफ हेरोइन विद स्ट्रीट वैल्यू ऑफ 120 मिलियन हैज बीन फाउंड इन व्हाट इज थॉट टू बी यूकेज लार्जेस्ट एवर सीजर ऑफ द ड्रग। इसमें बताया गया है कि बीबीसीज होम अफेयर कॉरेस्पोंडेंट डैनी शाह said that the drugs had originated in पाकिस्तान, की ये जो ड्रग्स हैं ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि ये पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुई। ये 2019 का वाक़या है और ये उस वक्त तक का मतलब है कि यूके के अंदर उनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा वाक़या था हेरोइन का पकड़े जाने का। अब ये करते ही हैं कि जब उनको पता लग गया ये कोई इस तरह की मूवमेंट होती है कि ये चेक करते हैं और चेकिंग के दौरान ये निकाल लेते हैं, और जो मुतलका ये बहुत बड़े बड़े सादर शिप्स होते हैं और उसको जाने देते हैं, रोकते नहीं हैं और मुतलका अथॉरिटीज़ को इतला दे देते हैं, और ये फिर आगे जो है वो अल्टीमेटली वहाँ पे उसको फॉलो किया गया कि ये कहाँ जाएगा कंटेनर, एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह गया, और फिर अल्टीमेटली जहाँ पहुँचा वहाँ पे उन्होंने जाके अरेस्ट कर लिया। ये इसका तरीक़ाकार होता है। अब अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये बुनियादी तौर पे एक खबर 2021 की है अब, और ये कह रही है डच सीज लार्जेस्ट एवर हेरोइन हॉल इन कंटेनर फुल ऑफ हिमालय साल्ट। ये जो हिमालयन साल्ट है उसका एक कंटेनर है, और ये आप देखें जी, द हेग फरवरी 23, ये डच कस्टम्स ऑफिसर्स सीज द लार्जेस्ट हेरोइन हॉल फाउंड इन वन बस्ट इन द नीदरलैंड्स this month when they discovered more than 1500 kilograms of heroin in the port city of Rotterdam, officials said. The narcotics were found by the custom officials in a container filled with Himalayan salt from Pakistan, the Rotterdam prosecutor officer said. ये आप देख रहे होंगे नीदरलैंड टाइम्स का, NL टाइम्स का ये है, उसमें बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान से आ रही थी और ये पकड़ी गई। और मैंने देखा कि ये वाले वाक़यात अमूमन पाकिस्तानी मीडिया, उर्दू मीडिया में छुपाए जाते हैं, लेकिन मैं देख रहा था जियो इंग्लिश में ये छपा है कि डच अथॉरिटी सीज 1500 किलोग्राम हेरोइन इन हिमालयन साल्ट कंटेनर, और ये बता रहे हैं कि ये कराची से चला और फलां तारीख को चला, और ये 21 की बात है। ये जो 2019 और 2021 में तारीख के सबसे बड़े ये जो पकड़ी गई 15 है, ये भी यूरोप की बहुत दूसरी बड़ी जो थी, और वो जो पहले बताई वो पहली बड़ी थी। मतलब सारे रिकॉर्ड हमारे पास है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये नहीं, हमारे करीब भी कोई नहीं आता। अब ये जो था, अब ये जनरल फैज़ हमीद का दौर था। ये जो पैसा बनाने की कोशिश थी पाकिस्तान को आगे लेके जाने की, ये 2019 वाली भी जो पकड़ी गई और 2021 वाली भी, ये जनरल फैज़ हमीद की निगरानी में हो रहा था। मैं कैसे कह रहा हूँ आपको जी। अब ये है कि जो लोग जो कस्टम्स से रिलेटेड लोग हैं, आपको पता है पूरा एक अदारा, एक महकमा बकायदा कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर उनका एक शोबा और वो सारा कुछ होता है। पाकिस्तान में एक निज़ाम था कि वो सारे उस सिस्टम से गुजरते थे, उसके अंदर भी गलत चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सम ईयर्स बैक, लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट ईयर, बट एट लीस्ट 15 ईयर्स बिफोर आई थिंक, ऐसा हुआ कि वो निज़ाम पूरा तब्दील किया गया। इस तरीके से तब्दील किया गया कि वो लोग जब इन्होंने अपना कंटेनर गुजारना होता था, ये वाला कराची पोर्ट से, कासम पोर्ट से या कराची की पोर्ट से, तो अब इनको प्रॉब्लम आती थी कि वो बीच में जो बंदे थे इन्होंने खुद अपॉइंट कराए होते थे ISI ने अपने,
पोर्ट के ऊपर जो कस्टम्स के होते थे, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई बेवकूफ़ आया था। पाकिस्तान में बेवकूफ़ों की कमी तो नहीं है, वहाँ पे कोई ना कोई बेवकूफ़ आ जाता था, वो रोला डालता था, वो काम खराब करता था। तो इन्होंने 15 साल पहले सिस्टम ही चेंज कर दिया। अब पूरे का पूरा निज़ाम जो है वहाँ पे, एटलीस्ट आज से 1-2 साल पहले तक वो पूरे का पूरा ANF के यानी कि फ़ौज के कंट्रोल में है। अब आप खुद सोचें कि जब दुनिया में ये हीरोइन, और पाकिस्तान में तो आप खबर चलने नहीं देते, खबर को आप रोकते हैं, उर्दू मीडिया में नहीं छपने देते बिल्कुल ही, कहीं इंग्लिश में छप गई कहीं पे, या उर्दू मीडिया में भी अंदर वाले पेजेस पे सिंगल कॉलम छप गई तो लोगों को तो पता नहीं लगेगा। ये पाकिस्तान का नाम, ये पाकिस्तान फौज रोशन करती है दुनिया में, अगर हमारा कोई नाम कहीं पे है भी सही, और हम लोगों को बता रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे या वो चीज़ करेंगे। अब ये हेरोइन के बनने के कारखाने आप और मैं सब जानते हैं अफगानिस्तान में, हमारे अफगानिस्तान से यही तो टाइज हैं। और वो पूरा रास्ता वहाँ पे अफ़गानिस्तान से दाखिल होके पाकिस्तान की सरहद में जब दाखिल होते हैं तो उस सरहद के ऊपर कौन लोग खड़े होते हैं, मैं नहीं कहता, आप अब खुद सोचें। फिर आप कहेंगे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी तमाम चीज़ें एक ही तरफ कर दी जाती हैं, और वहाँ से लेकर जब वो कंटेनर कराची पोर्ट तक पहुँचते हैं इतने सारे शहरों के गुजर के, तो जितनी भी मेन पिकेट्स हैं, जो चौकियाँ हैं, वो किन की हैं, कौन लोग हैं, और वो करते हैं। तो कहीं पे भी इनको नहीं रोका जाता। पाकिस्तान के अंदर भी शायद थोड़ी बहुत तैयारी होती है इस तरह की चीज़ों की, ड्रग्स की, लेकिन और फिर कराची पोर्ट सबसे मेन जगह होती है। जौन सी भी कराची की 2 पोर्ट्स हैं उनमें से जो भी जौन सी भी पोर्ट हो, सबसे मेन जगह वो होती है। तो वहाँ पर भी जो पूरा कंट्रोल है, आप में से कोई भी शख्स इसमें इंटरेस्ट रखता हो, वो इस चीज़ को जो है वो वेरीफाई कर सकता है, ऑन ग्राउंड जाके वेरीफाई कर सकता है कि कोई बंदा अगर चाहे भी सही कस्टम्स का, तो वो जिनको वो ANF वाले जिस कंट्रोल में ले लें, जो उनके पास आ गया कंटेनर्स का मामला, शिपमेंट का मामला, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बात है ना, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी अब नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है, तो वो मतलब उनका, तो ये इस लेवल पे कारोबार होता है, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। जब ये जो 2021 में ये जो रोटरडैम में नीदरलैंड में जो ये मामला हुआ पकड़े जाने वाला, उसके बाद कोई पाकिस्तान में JIT भी बनी और सारा कुछ, वो JIT की रिपोर्ट भी मैंने देखी है। कोई गल समझ नहीं आती कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर फलां बंदा पकड़ा, फलां कंपनी का बंदा पकड़ा, आखिर में आके वो पूरी तफसील बताई हुई है। सबसे दिलचस्प बात ये है, वो तफसील बताई हुई है कि ये नहीं कि हम हाथ रख के बैठे हुए हैं 2019 में और 2020 में और 2021 में हमने फलां डेट को इतनी हीरोइन पकड़ी, फलां को इतनी पकड़ी, कोई 40 किलो पकड़ी हुई है, कोई 50 किलो पकड़ी हुई है, कोई 1.5 किलो पकड़ी हुई है। ANF की रिपोर्ट उन्होंने बताई है, परफॉर्मेंस, कि हम मुसलसल हर रोज मतलब वहां पे पकड़ रहे हैं हीरोइन। अब आप खुद देखें, और जो लोग जानते हैं कि अगर रोजाना पकड़ी जा रही है, JIT के अंदर ANF वाले खुद बता रहे हैं कि हम पकड़ रहे हैं, तो वहां पे चल क्या रहा है। अगर आप इन लोगों को निशाने इबरत बनाते या बनाएं, या मुल्क के अंदर कोई निज़ाम हो और इस कारोबार की पेट्रोनाइजिंग ना हो, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। मेरे सुनने वाले मेरे से 100 इख्तलाफ करें, इस बात से इख्तलाफ नहीं कर सकते कि अगर इस कारोबार को ख़त्म करने की नीयत कर ली जाए तो इस कारोबार को रोकना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बच्चों वाली बात है, मामूली सी बात है, और इसमें रियासत का अगर इख्तियार आ जाए, रियासत इसमें सिंसेयर हो जाए, तो 2 मिनट की काम है। लेकिन बात कोई और है। अब आते हैं अनमोल के ऊपर। अनमोल के हवाले से वो देखा मैंने, साफ ज़ाहिर है हमारे मेरे अपने मतलब है कि जानने वाले लोगों के बच्चों को ये जहर लगा और उनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो गई। सब कुछ ख़त्म हो जाता है, साफ ज़ाहिर है किसी भी बच्चे को, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं जब वो नशे की तरफ जाते हैं। तो इन लोगों के लिए कभी भी कोई हमदर्दी हो ही नहीं सकती। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि मैंने तो अनमोल के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात नहीं की उस तरीके से, ना ही मैं उस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने शाहज़ेब खानज़ादा साहब का प्रोग्राम देखा, और मेरी ये अप्रोच है पाकिस्तानी TV प्रोग्राम के हवाले से कि शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये नहीं होता कि वो कोई पढ़ के कुछ चीज़ सुना दें। यकीनन उनकी टीम है, और अमूमी तौर पे वो जो साबित शुदा चीज़, इल्ज़ाम लगाने की हद तक अगर बात है तो वो साबित शुदा चीज़ें ही पेश करते हैं। तो उनके मुताबिक उनके 2 प्रोग्राम में मुसलसल जिक्र किया गया, FIRs का बताया गया, शवाहिद का बताया गया, तो यकीनी तौर पे ये सारे नेटवर्क वाली बात तो दुरुस्त है कि ये खातून जो है ये इस तरह से इन्वॉल्व होंगी और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। मेरा मकसद 2 यहाँ पे पॉइंट करके मैं बात को कंक्लूड करता हूँ। पहली बात तो ये कि लोगों ने बहुत तनकीद की कि वो अदालत के अंदर जो प्रोटोकॉल देने वाली बात है, मेरे ख्याल में वो ज़्यादती पे मबनी थी। और फिर मैंने कुछ लोगों के कॉमेंट्स भी पढ़े, ख़वातीन के कॉमेंट्स भी पढ़े, और बिल्कुल जायज़ कॉमेंट थे। देखें, एक मुजरम है ना, उसने जुर्म किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा कैसे मिलनी चाहिए? गोली मार दें या अदालत के प्रोसेस के ज़रिए हो। जहाँ पे आइन और कानून की हुक्मरानी होती है वहाँ अदालत के ज़रिए ही सज़ा होती है।
और आपकी और मेरी तवज्जो या मीडिया का फोकस इस बात पे होना चाहिए कि पुलिस कैसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि पुलिस ने अल्टीमेटली उनको फेवर देनी है। हुकूमत ने अल्टीमेटली, कोई भी हुकूमत हो, मैं किसी एक की तरफ इशारा नहीं कर रहा, क्योंकि ड्रग माफिया इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो हुकूमतों से मजबूत होते हैं, कोई बंदा उनको हाथ नहीं डाल सकता। ये बात ध्यान में रखिएगा आप हमेशा। कोई आर्मी, कोई फौज, कोई हुकूमत, कोई कुछ नहीं कर सकता जिन मुल्कों में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होती, वहां की बात कर रहा हूँ। तो अब वो जो भी पुलिस है, अब वो क्या, आपने सुन लिया होगा कि वो गिरफ्तारी जहां से हुई है, वो गिरफ्तारी वो मकानी किसी और का है, यानी कि पुलिस ने शुरू से ही केस को वीक कर दिया ऑलरेडी। वो मामला अलहदा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो जो पुलिस अफसर साथ फिर रहा है ना, हम उससे क्या तवक्को करें कि वो उसको गिरेबान से पकड़ के घसीटता हुआ लेके जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उस पुलिस अफसर के, मुझे पता लगा, मुझे अफसोस इस बात का, मुझे पता लगा कि उसको बाद में सस्पेंड भी कर दिया है, जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनको। और वो जो सिंध हुकूमत के मिनिस्टर हैं, वो इतना ज़्यादा सिंध हुकूमत के ऊपर यकदम अटैक आया कि उन्होंने, वो कहे हम जानते नहीं ये कौन है और ये मुजरम है और इसको सजा होनी चाहिए, और पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उस वीडियो की हद तक जो है पुलिस वाले ने कोई भी गलत बात की है। वो उसको रास्ता दिखा रहा है, वो खातून है, अगर वो खातून कॉपरेट कर रही है, वो अपने आप को कस्टडी में दिए हुए है, कोई भागने का खतरा नहीं है, तो इस बात में कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि मुजरम को आपने घसीटना नहीं होता, आपने तशद्दुद नहीं करना होता, आपने सजा देनी होती है। और यही कानून है, यही आइन है। इसी तरीके से माशरों में बेहतरी आती है, आप आइन और कानून के मुताबिक सजा दें। अगर आपके पास विजन नहीं है, मैंने जैसा बताया, जिनके पास विजन नहीं होता, वो इकोनॉमी कैसे चलाते हैं और निज़ाम कैसे चलाते हैं, वो फिर मरियम नवाज वाली बात हो जाती है। मरियम नवाज वाली बात जो है वो कोई मिसाल नहीं है। वो सिर्फ यही होता है कि पापा की परी या पापा के प्रिंस को कोई मतलब शौक पूरा करना हो तो उनको किसी ओहदे पे बिठा दिया जाए, तो वो इस तरह की काम करते हैं कि पकड़ें और लोगों को मार दें, और बाद में पता लगे वो है तो मुलव्वस ही नहीं सी इन्हों मारता। खैर, बात ये कि उसमें मुझे उस अफसर के, हाँ, अगर कोई ऐसा सबूत है सिंध हुकूमत के पास कि उस अफसर ने कोई पैसे लिए हैं या वो इन्फ्लुएंस में था, फिर जरूर करें। उस वीडियो की हद तक कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो उसके कस्टडी में है, उसके कंट्रोल में है, उसको लेके जा रहा है। हम ये सोचते नहीं, हमारे सोचने की बात ये नहीं है उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, उसको कोई प्रोटोकॉल उस वीडियो में मेरे ख्याल में नहीं मिल रहा। हमारे सोचने की बात ये, पुलिस कर क्या रही है? अरे वो तो उसको साथ लेके आने वाला बंदा है ना, तफ्तीशी है। क्या पुलिस ने बाकी तहकीकात करके उसके खिलाफ कोई ऐसे अनडिनाएबल एविडेंस इकट्ठे कर ली हैं जो अदालत में साबित होंगे? मीडिया को इस ऑन दिस वेरी पॉइंट रिपोर्टिंग करनी है, इस चीज के ऊपर, कि यार पुलिस का एविडेंस नहीं है। पुलिस हमेशा ये करती है कि इस तरह का एविडेंस कर ही नहीं सकती, उनकी कैपेबिलिटी नहीं, कैपेसिटी नहीं, सिफारिश पे भर्ती होते हैं या जो भी मामला है, उनको उस पर फोकस करने ताकि वो बेहतर हो, अल्टीमेटली सजा हो। आखिरी बात ये कि अनमोल को जिस तरह पेश किया जा रहा है जैसे पूरे पाकिस्तान में ड्रग वही चला रही है, दुनिया में पाकिस्तान में ड्रग कौन चला रहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया। वो एक छोटा मोटा कोई किरदार होगा, कोई एक गल उन्हें नहीं मननी होगी तो उसको ठोक दिया पकड़ के। यही हकीकत है, यही फैक्ट है, इसके अलावा कोई भी फैक्ट नहीं। ये छोटे मोटे ही किरदार होते हैं। जो ड्रग का निज़ाम और बिल्डिंग वो बहुत बड़ा है, बहुत खुला, बहुत वसी है। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।